हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो रिवीजन सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। डे 12 की वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें ओशन करंट्स को लिया गया है, पूरा नोबेल प्राइज़ लिया गया है कि कितने कितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं, किस किस भारतीय को नोबेल प्राइज़ मिला है, 2021 में किसको नोबेल प्राइज़ मिले हैं, 2020 में किसको नोबेल प्राइज़ मिले हैं। तो सब चीज़ें इसमें ली गई हैं, बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाई गई है। पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले एडवोकेट जनरल के एग्जाम में भी और अपर पीसीएस के एग्जाम में भी। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे क्विजेज आती हैं, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, बाकी जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब वहीं पे आते हैं। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी यहाँ पर वीडियोस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ओशन करंट्स वगैरह ली गई हैं, जितनी भी चीज़ें ली गई हैं, आप सब समझते चलिएगा एक बार में। और उसके बाद जब आप ये पीडीएफ मिल जाएगी, जो टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको पीडीएफ दी जा रही है, तो जब वो पीडीएफ देखेंगे तो एक बार आप पीडीएफ से बस इसको पढ़ लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स हैं। देखिए समुद्र के अंदर धाराएं बहती हैं, गर्म पानी की धाराएं और ठंडी पानी की धाराएं बहती हैं। जो लाल कलर से यहाँ पे आपको दिख रहा है वो गर्म पानी की धाराएं हैं, और जो नीले कलर से आपको दिख रहा है वो ठंडे पानी की धाराएं हैं। तो पहले तो कोल्ड करंट देख लेते हैं, फिर वार्म करंट्स देख लेंगे कि कौन कौन सी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको सब एक साथ दिख जाए। अब देखिए, देखते हैं पहले कोल्ड करंट्स। देखिए मैं यहाँ पे नंबर भी लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से आपको समझाता चलूँगा, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए पहला है कैलिफोर्निया करंट। अब देखिए यहाँ पे कैलिफोर्निया है यूएसए में, तो ये जो वन लिखा हुआ है यहाँ पे नीले नीले रंग में वन, यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट बहती है। देखिए जो भी ऊपर से नीचे आ रही होगी, यानी कि यहाँ पे आर्कटिक से नीचे आ रही होगी या नीचे अंटार्कटिक से ऊपर जा रही होंगी, ज़्यादातर वे सभी जो पानी की धाराएं हैं वे ठंडी होंगी, क्योंकि ऊपर का पानी यानी कि आर्कटिक पे और अंटार्कटिक पे पानी क्या होगा, ठंडा होगा। तो वहाँ से जो पानी की धाराएं आएंगी वो ठंडी आएंगी। और जो यहाँ पे भूमध्य पे यानी कि इक्वेटर से पानी की जो धाराएं जाएंगी वो गर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे पानी गर्म हो जाएगा सूरज की रोशनी से। तो देखिए जो कैलिफोर्निया करंट है वो ऊपर से आ रही है, वो गर्म है। दूसरे नंबर पे हमबोल्ट करंट, देखिए नीचे ये अंटार्कटिका से आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये ठंडी है। ऊपर वाली कैलिफोर्निया ठंडी है, नीचे से हमबोल्ट ठंडी है। तीसरे नंबर पर आती है लेब्राडोर, वो यहाँ पे बह रही है लेब्राडोर करंट, तो ये ठंडी है। फिर कैनरीज, ये कैनरीज यहाँ पे चौथे नंबर पे, ये ठंडी है। फिर बेंगुएला करंट, ये बेंगुएला यहाँ पे है अफ्रीका के कोस्ट पे, ये भी ठंडी है। फिर फॉकलैंड करंट, ये आपको मिलेगी यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड के पास, 6 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये आपको यहाँ पे मिलेगी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि अंटार्कटिक से ऊपर जा रही है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, यानी कि पश्चिमी वेस्ट में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, तो इसलिए ये भी कैसी है, ठंडी है। और फिर आता है ओखोत्स करंट, ये यहाँ बहती है ओखोत्स करंट रशिया के पास। तो ये तो सभी हैं ठंडी करंट्स, यानी कि ठंडी जो पानी की धाराएं हैं जो समुद्र में बहती हैं वो हैं। अब देखते हैं जो गर्म पानी की धाराएं हैं, वार्म करंट्स हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम वार्म करंट्स देखें तो वार्म करंट्स कौन सी है, पहले तो है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए ये है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कौन सी है, जो ये बह रही है, ये सेकंड नंबर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जो भी इक्वेटर के साथ साथ बह रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वो गर्म है। फिर है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। देखिए ये आप इस फिगर से समझिए, ये दूसरी फिगर में दे रखा है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देखिए ये है जो इक्वेटर से नॉर्थ में बह रही है, भूमध्य सागर से नॉर्थ में बह रही है, और ईस्ट टू वेस्ट बह रही है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है, क्योंकि जो धरती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है, नहीं सॉरी, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो जब धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो पानी की धाराएं ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। तो ये ईस्ट है, इधर इधर वेस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है। तो इसलिए जो जब धरती घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, धरती तो ऐसे घूमती है, लेकिन जो पानी की धाराएं हैं वो इस तरह चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। तो दो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ये जो तीनों धाराएं हैं ये सब कैसी हैं, ये गर्म पानी की धाराएं हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है, तो यहाँ पे ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वही चीज़ आप इसमें देख सकते हैं जो इन्होंने बताने की कोशिश की है, कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट है, वो अगली अगली पिक में आपने देख लिया है। तो वो सब यहीं पे हैं, 2 3 4 नंबर के जो तीनों हैं, ये तीनों कैसी हैं, ये तीनों गर्म हैं। उसके बाद आता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो भी गर्म है, ये वाली। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम बहुत फेमस है, यहाँ पे बहती है 6 नंबर पर, वो गर्म है। फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, वो भी गर्म है। उसके बाद नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, और इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, ये हमने देख चुके हैं, या इन्होंने ये रिपीट कर दिया है, जबकि हालांकि हम इसको देख चुके हैं। उसके बाद आती है फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट, और फिर ब्राज़ील करंट। देखिए ब्राज़ील करंट कौन सी है, ये जो 10 नंबर पे जा रही है नीचे की तरफ, ये ब्राज़ील करंट है। उसके 11वें नंबर पे जो जा रही है वो ब्राज़ील करंट है। फिर 12वें नंबर पे है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है गर्म पानी की। मानसून करंट, ये मानसून करंट भारत के पास बहती है। फिर इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यहीं पे इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, वापस से 14वें नंबर पे दिखा रहा है जो। फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट 15वें नंबर पे।
फिर मोज़म्बिक करंट, ये मोज़म्बिक यहाँ पे देश है उसके पास है 16वें नंबर पे। फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट 17वें नंबर पे वापस से गर्म पानी की है। फिर जापान करंट, ये जापान के पास है, इसको कुरोशियो भी कहते हैं, जापान करंट बोल दो या कुरोशियो करंट बोल दो, तो दोनों एक चीज़ है। उसके बाद फिर वहीं पे आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये बार बार हर जगह पे उन्होंने अलग अलग करके लिख रखा है, नहीं तो अगर आप अगली पिक में देखेंगे तो अगली पिक में एक सीधी रेखा पे इसको बता दिया गया है। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट 22वें नंबर पे ये गर्म है। तो ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, जिससे क्या होगा कि आपको ये दोबारा दोबारा आप 2-3 बार इसको देख लेंगे तो आपकी सारा जितनी भी करंट्स हैं सब कवर हो जाएंगी कि कोल्ड करंट कौन सी है और वार्म करंट्स कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे वही कोल्ड करंट और वार्म करंट यहाँ पे इन्होंने बता रखी हैं। एक करंट और है इंपॉर्टेंट, जैसे इनविंगर करंट है, ये भी कोल्ड करंट है जो ऊपर से आती है नीचे की तरफ। और यहाँ पे देख लीजिएगा ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यहाँ पे भी रेड लाइन से जो है वो गर्म है और जो ब्लू लाइन से हैं वो सब ठंडी करंट्स हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, बाकी जो करंट्स हैं वो सब ऊपर वाले उसमें दे रखा है। अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट एक हिंदू फिलॉसफी। देखिए हिंदू फिलॉसफी देखते हैं कि 6 स्कूल्स हैं, 6 अलग अलग स्कूल्स हैं हिंदू फिलॉसफी के। एक है वैशेषिका, फिर एक है न्याय, योग, सांख्य, वेदांता और मीमांसा। अब इनके अलग अलग प्रोपाउंडर हैं, यानी कि जो इसको लेके आए थे, जिन्होंने ये जो 6 फिलॉसफी स्कूल्स हैं हिंदू के वो उन्होंने दिए थे। तो कौन कौन से हैं देखिए, वैशेषिका दिया था कनाद ने, इन्होंने लॉजिक का साइंस दिया था, फ्यूटिलिटी ऑफ माया, कि भाई माया से कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ इन्होंने बताई थी। फिर न्याय दिया था गौतम ने, ये लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड, कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि भगवान है तो लॉजिकली आप बताएं कि कैसे हैं फेजेस ऑफ क्रिएशन की, क्रिएशन किस किस तरह से हुआ है। तो ये सब न्याय की बात जो है गौतम ने की थी। नेक्स्ट आते हैं योग को दिया था पतंजलि ने, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, की मेडिटेशन करना है, हमें समाधि करनी है। फिर सांख्य योग दिया था कपिल ने, तो एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन, कि आपको जो फिजिकल पेन होता है यानी कि बॉडी में जो पेन होता है, चाहे मेंटल पेन है या दिमागी रूप से अगर आपको किसी को पेन हो रहा है, और उससे आप लिबरेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज़ादी मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके जो बारे में जो बताया वो सांख्य योग में बताया गया कपिल के द्वारा। नेक्स्ट आता है वेदांता, ये वेदव्यास ने बताया है। एक्सप्लेन द डिवाइन नेचर ऑफ सोल, माया एंड क्रिएशन, की जो सोल है, आत्मा है, माया है, क्रिएशन है, उसके बारे में बताया। फिर नेक्स्ट आता है मीमांसा बताया गया है जैमिनी के द्वारा। एक्सप्लेन वेद आर इटर्नल एंड डिवाइन, तो उन्होंने बताया कि जो वेद हैं वो अपना में इटर्नल है और डिवाइन है, यानी कि वो परम सत्य हैं, और वो डिवाइन है यानी कि जो दैवीय हैं, यानी कि भगवान की तरफ से वो आए हैं और आगे जन्म जन्म तक वो रहेंगे। उसके बाद बात आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ, जो 8 कोर इंडेक्स है, यानी कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP है, उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, कोर इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है कि पूरी देश की जो बुनियाद है वो उन 8 इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करती है। अगर इन 8 इंडस्ट्रीज़ में काम होगा, इनमें बढ़ोतरी होगी, तो माना जाएगा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है। मान लेते हैं कि ये, अब हम इसको समझ लेते हैं पहले कि ये 8 कौन कौन से सेक्टर हैं। ये 8 सेक्टर हैं: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कोयला हो गया, फिर कच्चा तेल क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स यानी कि जो क्रूड ऑयल जब रिफाइनरी में जाएगा वहाँ से पेट्रोल डीजल बनेगा, फिर फर्टिलाइज़र हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। देखिए अब इन सब से हमें पता चलता है कि किसी देश की जो इकोनॉमी है वो कितना डेवलप कर रही है। अगर आप पूछेंगे कि वो कैसे हो रहा है, तो आप इसे समझिए, अगर मान लेते किसी देश में कोयला ज़्यादा निकल रहा है, क्रूड ऑयल ज़्यादा खर्च हो रहा है, नेचुरल गैस ज़्यादा खर्च हो रही है, रिफाइनरी प्रोडक्ट ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रही है। मान लेते डीजल ज़्यादा खर्च होगा तो हम समझेंगे कि ट्रक्स ज़्यादा चल रहे होंगे, और ट्रक्स ज़्यादा चलेंगे तो व्यापार होगा, यानी कि सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर जा पाएगा। नेचुरल गैस जलेगी तो इससे क्या होगा कि नेचुरल गैस से जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे मशीन चलाने के लिए वो हो रहा है। फिर फर्टिलाइज़र है, अगर फर्टिलाइज़र भी बढ़ोतरी बढ़ेगी, यानी कि फर्टिलाइज़र का जो कंजम्पशन है, उसकी जो खपत है वो बढ़ेगी, तो उससे समझ में आएगा कि जो किसान है वो खेती कर रहे हैं और खेती में वो अपने फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टील, अगर स्टील का ज़्यादा खपत होगी तो इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हो रहा है, यानी कि बिल्डिंग्स बन रही होंगी, पुल बन रहे होंगे, रेलवे लाइन बिछ रही होंगी, जहाँ जहाँ भी स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलर वे में सीमेंट, जहाँ जहाँ सीमेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे बिल्डिंग्स बनने में, कुछ भी चीज़ को बनने में, कंस्ट्रक्ट करने में, जहाँ पे भी सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर सीमेंट की खपत बढ़ रही है, इसका मतलब देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे जो हैं वो बन रहे हैं। और उसी तरह से बिजली, अगर बिजली का उत्पादन के साथ साथ बिजली की खपत भी ज़्यादा हो रही है, यानी कि कंपनीज़ काम कर रही हैं, फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं, और लोग जो है अपने घरों में बिजली जला रहे हैं, यानी कि वो अफोर्ड कर सकते हैं तभी जला रहे होंगे। तो यानी कि ये हमें ये दर्शाता है, ये 8 नींव हैं, है ना, कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर इनमें बढ़ोतरी होगी तो किसी भी देश में माना जाएगा कि वो पूरा देश जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, अगर इन 8 में बढ़ोतरी होगी। इसको याद करने के तरीके क्या है, सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा एक 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में का पार्ट नहीं है या 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है।
तो आपको ये 8 नाम याद रखने हैं। इसको याद रखने की ट्रिक बना रखी है, छोटी सी आप ट्रिक याद कर सकते हैं, C3 फ्रेंड्स के नाम से, है ना। देखिए C से 3 आएंगे और फिर फ्रेंड्स हैं, जैसे कि C के 3 फ्रेंड हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो, C के 3 फ्रेंड्स हैं। तो कौन फ्रेंड्स हैं? अब C कौन है, पहले तो बात देखें, C 3 है, कौन कौन है? कोल है, क्रूड ऑयल है और सीमेंट है। तो 3 तो ये C हो गए। फिर FRENS है, F से हो गया फर्टिलाइजर्स, R से हो गया रिफाइनरी प्रोडक्ट, E से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, N से हो गया नेचुरल गैस और S से हो गया स्टील। तो सारे हो गए C3 फ्रेंड्स। देखिए 5 तो FRENS 5 हो गए, C3 यानी 3 ये हो गए, तो 8 हो गए। इस तरह से करके टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो निकलता है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के लिए निकलता है और वो 8 इंडस्ट्रीज़ ये हैं। इन 8 इंडस्ट्रीज़ में से अब ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा योगदान किसका है। तो सबसे बड़ा योगदान है 28.0376% आउट ऑफ 100% में से 28% का योगदान है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे आती है बिजली 19.8530%, और तीसरे नंबर पे आता है स्टील 17.9166%। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाईएस्ट टू लोएस्ट। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, तो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद उससे कम है बिजली, फिर है स्टील, उसके बाद आता है कोल, फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। यानी सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट है और सबसे कम कौन है? फर्टिलाइजर। इतना आपको ध्यान रखना है। जो ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइज़र का, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT का, वो रिलीज़ करता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसका ये चीज़ सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है यहाँ पे, इसको पढ़ लेना आप। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को जो रिलीज़ करता है वो कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करता है DPIIT में। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो 40.27%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सवाल कि 40.27% वेट जो है वो इंक्लूड करती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। यानी कि जो भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है टोटल, उसका 40.27% जो है वो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो गेन करती हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा, 40% से भी ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हो कि 40% ज़्यादा ये 8 इंडस्ट्रीज़ ही कवर करती हैं। इसका जो बेस ईयर लिया गया है 2011-12 इसका बेस ईयर लिया गया है। सेम चीज़ ये हिंदी में लिखी हुई है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है नोबेल प्राइजेस। देखिए नोबेल प्राइज़ के ऊपर पूरी इसमें रिसर्च की गई है, अब आप देखते चल जाइए। आपकी नोबेल प्राइज़ से मुझे उम्मीद है कि एक भी सवाल मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया। तो नोबेल प्राइज़ देखें तो अब तक कितने नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं? 2021 तक की बात करें तो 2021 तक नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं 609 नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं। और अब देखते हैं किस किस को कितने कितने नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं वो दिए गए हैं फिजिक्स को 115, और दूसरे नंबर पे दिए गए हैं लिटरेचर को 114, तीसरे नंबर पे दिए गए हैं केमिस्ट्री को 113, चौथे नंबर पे दिए गए हैं मेडिसिन को 112, और पाँचवें नंबर पे पीस को 103 और इकोनॉमिक साइंसेज को 6 53। यानी सबसे कम जो दिए गए हैं वो 53 प्राइजेज अब तक दिए गए हैं इकोनॉमिक साइंसेज को, क्योंकि ये बाद में शुरू किया गया था। जब एल्फ्रेड नोबेल ने, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था नोबेल प्राइज़ दिलवाना, और उन्होंने अपनी विल में लिखा था, अपने टेस्टामेंट में लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद नोबेल प्राइज़ दिए जाने चाहिए, तो उन्होंने इकोनॉमिक साइंसेज के लिए नहीं लिखा था, साइंस के लिए लिखा था बेसिकली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन कह दो या फिजियोलॉजी कह दो, लिटरेचर कह दो, साहित्य कह दीजिए, फिर पीस कह दीजिए, तो उसके लिए तो उन्होंने कहा था, लेकिन इकोनॉमिक साइंसेज के लिए नहीं कहा था। इसको बाद में स्टार्ट किया गया है, इसलिए इसमें अब तक कम दिए गए हैं। बाकी जो मेन है वो आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो अब तक दिए गए हैं फिजिक्स में दिए गए हैं, टोटल 609 दिए गए हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिए गए हैं 115, फिर दूसरे नंबर पे दिए गए हैं लिटरेचर में 114, और तीसरे नंबर में दिए गए हैं केमिस्ट्री में 113। तो टोटल अब तक कितने दिए गए हैं? टोटल दिए गए हैं 609। उसके बाद नंबर ऑफ़ लॉरिएट्स कितने हैं, यानी कि टोटल लॉरिएट्स, यानी कि वो लोग जिनको अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, टोटल हैं अब तक 975 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मेडिसिन में मिला है 224 लोगों को। ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन में। और यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चलती है कि नोबेल प्राइज़ मिलता कितनी कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक स्टडीज़। तो 6 कैटेगरी हैं जिनके अंदर नोबेल प्राइज़ मिलता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि नोबेल प्राइज़ जो है कितनी कैटेगरीज़ में दिया जाता है? तो 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में दिया गया अब तक? फिजिक्स में दिया गया है 115, और सबसे ज़्यादा लॉरिएट्स जो निकले हैं नोबेल प्राइज़ के, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस कैटेगरी के तहत हैं? वो मेडिसिन कैटेगरी के तहत हैं। उसमें 224 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। नेक्स्ट आता है कि 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने साइन किया था अपनी जो विल थी, लास्ट विल और टेस्टामेंट था, जिन्होंने अपनी जो फॉर्च्यून थी, यानी कि जो उन्होंने संपत्ति इकट्ठी की हुई थी, उन्होंने अपनी लार्जेस्ट शेयर जो था उसका एक दान कर दिया कि भाई प्राइज़ दिया जाएगा फिजिक्स के नाम से, केमिस्ट्री के नाम से, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नाम से, लिटरेचर के नाम से और पीस के नाम से। तो ये सब नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे। लेकिन 1968 में जो स्वीडन का बैंक था, स्वेरेजिस रिक्स बैंक, यानी कि जो स्वेरेजिस रिक्स बैंक था स्वीडन का, उसने स्टार्ट किया द स्वेरेजिस रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज। इकोनॉमिक साइंसेज में भी अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में उन्होंने इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत करी 1968 में। सवाल पूछा सकता है कि 1968 में, यानी कि ये पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत कब की गई? तो 1968 में की गई।
शुरुआत से अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया था? 27 नवंबर 1895 को उन्होंने अपनी विल और टेस्टामेंट बनाया था, और जो पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया वो 1901 में दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। सिंस द स्टार्ट इन 1901 देर आर मैनी ईयर्स व्हेन द नोबेल प्राइज़ हैव नॉट बीन अवॉर्डेड। कई बार ऐसा हुआ है 1901 से होने के बाद कि नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। ऐसे 49 टाइम्स हुए हैं जब नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। 3 नोबेल प्राइज़ ऐसे हैं, 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ जब दिया गया था जब वो अरेस्ट में थे, यानी कि जब वो जेल के अंदर थे तब उन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। वे 3 लोग कौन हैं? एक तो जर्मन पैसिफिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, जर्मन के जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, कार्ल वॉन ओजेस्की। उसके बाद बर्मीज़ पॉलिटिशियन थे, यानी कि जो म्यांमार की जो पॉलिटिशियन थी आंग सान सूची, वो हैं। और नेक्स्ट हैं चाइना की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी लियू जियाबो। तो ये 3 पर्सन ऐसे थे, तीनों के नाम आप ध्यान रख रहे हैं। ये 3 लोग ऐसे थे जिस टाइम इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया ये लोग जेल में बंद थे। इनकी सरकारों ने, इनके देशों ने इनको जेल में बंद कर रखा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखते हैं कि अब तक का सबसे जवान नोबेल प्राइज़ लॉरेट कौन है, यानी कि जो सबसे यंग था और उसको नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो थी मलाला यूसुफजई। वे मात्र 17 साल की थी जिस टाइम पे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद सबकी उम्र बढ़ती जा रही है। फिर लॉरेंस ब्रैग है, इनको फिज़िक्स में दिया गया 1915 में, लेकिन मलाला यूसुफजई को जो दिया गया वो पीस में दिया गया क्योंकि पाकिस्तान नेशनल थी। और 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरेट, यानी कि वो नोबेल प्राइज़ लॉरेट जो सबसे ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। तो वो थे कौन? जॉन बी गुडइनफ। ये 97 साल के थे। अभी 2019 में केमिस्ट्री में इनको मिला है नोबेल प्राइज़। जॉन बी गुडइनफ जो हैं सबसे ज़्यादा उम्र के नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं, जिनको 97 की उम्र में जाके नोबेल प्राइज़ मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र में किसको मिला? मलाला यूसुफजई को। और नादिया मुराद को भी मिला है। ये यज़दी हैं, यानी कि जो यज़दी कम्युनिटी है कहाँ पे? इराक़ में, ये वहाँ से बिलोंग करती थी नादिया मुराद। इनको भी पीस के लिए मिला है 2018 में। और सबसे ज़्यादा जो सबसे उम्र के जो पर्सन हैं वो गुडइनफ है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, अब देखिए किस किस को नोबेल प्राइज़ जब मिला है वे शादीशुदा थे, यानी कौन ऐसे कपल हैं जिनको एक साथ कपल होने के साथ, यानी कि हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज़ मिला है और वाइफ को भी नोबेल प्राइज़ मिला है। तो एक तो मैरी क्यूरी, पीरी क्यूरी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इनको मिला है। फिर इरेनी जोलियट क्यूरी और फ्रेडरिक जोलियट, ये 2 पर्सन्स हैं जिनको मिला है। ये जो इरेनी जोलियट क्यूरी हैं ये मैरी क्यूरी पेरी क्यूरी की बेटी थी। उसके बाद आते हैं फिर जर्टी सॉरी और कार्ल सॉरी, और फिर मे ब्रिट मॉसर, ये सब बाहर के लोग, इनका नाम देख लेना। एल्वा मिडाल और गुनार मिडाल और एस्थर डफलो और अभिजीत बैनर्जी, ये हस्बैंड वाइफ हैं। ये जो भारत के, अभिजीत बैनर्जी इसमें से भारत के से बिलोंग करते हैं, और एस्थर डफलो जो हैं वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, फ्रांस से बिलोंग करती हैं, फ्रेंच नेशनैलिटी है इनके पास एस्थर डफलो। और ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं। ये वो दोनों पर्सन्स हैं, यानी कि ये लोग वो पर्सन्स हैं जिनको जब नोबेल प्राइज़ दिया गया तब वे हस्बैंड वाइफ थे, और आपस में दोनों को ही नोबेल प्राइज़ मिला है। यानी एस्थर डफलो को भी नोबेल प्राइज़ मिला है, तो अभिजीत बैनर्जी को भी नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर अगर माँ और बेटी में देखा जाए कि जब माँ और बेटी दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला गया, तो मैरी क्यूरी और इरेन जोलियट क्यूरी ये मदर और डॉटर थी जिनको एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला है इनके वर्क पे। फादर एंड डॉटर की बात की जाए तो पियरी क्यूरी और इरेन जोलियट क्यूरी, इनको मिला है नोबेल प्राइज़। फादर एंड सन की बात की जाए तो विलियम ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला है। नील्स बोर और आगे एन बोर, इन दोनों को भी नोबेल प्राइज़ मिला है। हैंस वॉन यूलर चैल्पिन और उल्फ वॉन यूलर, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर आर्थर कॉनबर्ग और रॉजर डी कॉनबर्ग, फिर मैन सीगबहन और के.एम. सीगबहन, जो भी है ये नाम देखिए आप इसको प्रोनाउंस कर लेना। जे थॉमसन और जॉर्ज पैगेट थॉमसन, ये सब पर्सन्स ऐसे हैं जिनको फादर को भी मिला है और बेटे को भी मिला है। तो फादर और बेटे दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला है, ये उनकी जोड़ी है। और अगर हम भाइयों की बात करें कि 2 भाई जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है एक साथ, वो है जैन और निकोलस टिनबर्जन। तो ये वो लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, यानी कि दोनों भाइयों को नोबेल प्राइज़ मिला है, या बेटे और बाप को मिला है, फिर मदर और बेटी को मिला है, और हस्बैंड वाइफ को मिला है। तो उनके हमने नाम देख लिए। अब देख लेते हैं कि 2021 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है, यानी कि जो भी साल गया है, 2022 के तो अभी नोबेल प्राइज़ आई नहीं है, तो 2021 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस किस को, कौन कौन से नोबेल प्राइज़ मिले हैं। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सेम चीज़ नीचे हिंदी में भी लिखी हुई है। एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ उसमें। तो देखिए 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। किस किस को मिला है? एक तो मिला है स्यूकुरो मनाबे और क्लॉश हेसलमैन को मिला है फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, अर्थ के क्लाइमेट की फिजिकल मॉडलिंग के लिए, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग को प्रेडिक्ट करने के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो फिजिक्स में मिला है। किन 2 पर्सन्स को मिला है? स्यूकुरो मनाबे को मिला है और क्लॉश हेसलमैन को मिला है। फिर जॉर्जियो पैरिसी को मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स, कि एटॉमिक स्केल से, यानी कि एक एटम बहुत छोटा सा होता है, उस स्केल से लेके एक प्लैनेट के स्केल तक
कहाँ कहाँ पे फिजिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ पे क्या डिसऑर्डर आ रहे हैं, क्या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उन सब की स्टडी करने के लिए जॉर्जियो पैरिसी को भी नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में 2021 में। केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2021 का, वो मिला है बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। तो एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस को डिस्कवर करने के लिए, डेवलप करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। जो मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है डेविड जूलियस और आरडेम पेटापोर्ट्यून को फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, कि हमारी बॉडी कैसे टेम्परेचर का पता लगाती है और जब हम छूते हैं किसी चीज़ को हमें हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि गर्म है वो चीज़ या ठंडी है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए इन दोनों पर्सन्स को नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन में। फिर लिटरेचर का मिला है नोबेल प्राइज़ अब्दुल रज़ाक गुरनाह को फॉर इज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि कॉलोनियलिज्म में, यानी कि बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने किताब लिखी है, नोवेल लिखे हैं कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म में लोगों ने काम किया, यानी कि उपनिवेशवाद में काम किया, उसके बारे में। और नोबेल पीस प्राइज़ 2021 का मिला है मारिया रेसा को और दिमित्री मुरातोव को फॉर देयर एफर्ट्स टू सेवगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये दोनों कौन पर्सन्स हैं? ये दोनों पर्सन्स हैं जो कि प्रेस से बिलोंग करते हैं, विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। जो डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि एक लोकतंत्र के लिए जो फ्री जर्नलिज्म है, फ्री प्रेस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो इकोनॉमिक्स के लिए मिला है वो मिला है डेविड कार्ड को एम्पायरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, जोशुआ एंग्रिस्ट को, ग्यूडी इम्बेंस को फॉर देयर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू दी एनालिसिस ऑफ कोजल रिलेशनशिप्स। तो इन सब के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना, इनके नाम ध्यान रख लेना, जिससे कि 27 तारीख में अगर आपका पेपर हो रहा है और 3 अप्रैल में आपको जो पेपर देने जा रहे हो आप, उसमें आपका अगर नोबेल प्राइज़ से कोई भी सवाल आए वो आपसे ना छूटे। तो ये तो थे 2021 के। सिमिलर वे में 2020 के हैं। 2020 के देख लेते हैं कि 2020 में फिजिक्स के लिए किस किस को मिला है। तो 2020 में जो फिजिक्स के लिए मिला है वो मिला है रॉजर पेनरोज को, डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन। तो ब्लैक होल फॉर्मेशन के लिए जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके अकॉर्डिंग जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है रॉजर पेनरोज को फिजिक्स के लिए, और रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेस को मिला है सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, कि हमारी गैलेक्सी के बीच में कोई सुपर मैसिव बहुत बड़ा कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बताने के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डाउडना को फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग, कि जीनोम को किस तरह से एडिट करना है, इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। फिर मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है हार्वे जे ऑल्टर को, माइकल हुक्टन और चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस सी वायरस को पता कराने में, यानी इसकी डिस्कवरी के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में। लिटरेचर का मिला है लुइस ग्लक को, इनकी जो पोइटिक वॉइस थी, इन्होंने जो पोइट्स में, यानी कि जो अपनी इन्होंने जो पोएम लिखी है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट मिला है नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़, अगर हम देखें तो वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फॉर इट रेफर्स टू कॉम्बैट हंगर, यानी कि जो दुनिया भर में जो युद्ध हो रहे हैं अलग अलग देशों में, वहाँ पे जो लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनकी भूख को कंसिडर करने के लिए और उन लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए जो काम करा जा रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है 2020 का। इकोनॉमिक साइंसेज की बात करें तो इकोनॉमिक साइंसेज के लिए मिला है पॉल आर मिलग्रोम को, रॉबर्ट पी विल्सन को, जिससे कि उन्होंने क्या किया है फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, की किस किस तरह से हम बोली लगा सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, उसका जो काम किया है वो इन दोनों पर्सन्स ने किया है। ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं वो लिस्ट, उन लोगों की लिस्ट जो भारतीय हैं और जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अब तक कितने लोग हुए हैं ऐसे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है? तो ऐसे अब तक 9 लोग हुए हैं भारत से जो इंडियन ऑरिजिन है और उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हुए सबसे आगे तक चलते हैं। तो सबसे पहले पर्सन हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। इन्होंने अपनी जो गीतांजलि, इन्होंने जो किताब लिखी, जो पोएटिक एक किताब लिखी, उसके लिए इनको मिला है। नेक्स्ट आते हैं सीवी रमन साहब। तो ये फिजिक्स के लिए मिला है सीवी रमन को 1930 में। इन्होंने जो रेमन इफेक्ट बताया था और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिर दिया गया 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया था, और प्रोटीन किस तरह से सिंथेसिस करता है, प्रोटीन किस तरह से काम करता है, इस बारे में पता लगाने के लिए इन्होंने काम किया था। तो हरगोविंद खुराना को जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो 1968 में मिला है। नेक्स्ट मिला है मदर टेरेसा को, जो ओरिजिनली थी यूगोस्लाविया से, जो कि आज के मैप में देश नहीं है, लेकिन बाद में ये भारत आ गई थी और इंडियन सिटीजनशिप इन्होंने ली। तो नोबेल पीस प्राइज़ इनको 1979 में दिया गया। इन्होंने सफरिंग ह्यूमैनिटी, यानी कि जो इंसानियत थी, ह्यूमैनिटी थी, वो जो सफ़र कर रही थी, यानी जो वो पीड़ित थी, उसको मदद करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। मदर टेरेसा के ऊपर सवाल ज़रूर आ सकता है, क्योंकि 2021 में भारत सरकार ने जो मदर टेरेसा की बनाई हुई एक चैरिटी थी कलकत्ता में, जो थी वेस्ट बंगाल में,
उसका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत, FCRA एक्ट के तहत जो उसका एक लाइसेंस होता है जिससे वो बाहर देशों से पैसा मंगवा सकती है अपने यहाँ, उसको रद्द कर दिया था। तो वो जो उनकी मिशन, जो उनकी चैरिटी थी, मिशनरी चैरिटी थी, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो उसके ऊपर सवाल आ सकता है। मदर टेरेसा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर सवाल आ सकता है। मदर टेरेसा के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, तो इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी। इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला 1983 में। इन्होंने स्टार्स के बारे में बताया और एक चंद्रशेखर लिमिट दी, वो अपने आप में चंद्रशेखर लिमिट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आते हैं अमर्त्य सेन, ये इकोनॉमिक्स में इनको दिया गया और इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया। नेक्स्ट आते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया 2009 में। इन्होंने स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा राइबोसोम का। कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला 2014 में। इन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत काम किया। और नेक्स्ट आते हैं अभिजीत बैनर्जी, और उनको मिला है इनकी वाइफ के साथ, एस्टर दफ्लो के साथ। लेकिन अभिजीत बैनर्जी भारतीय हैं, तो नोबेल मेमोरियल प्राइज़ मिला है इनको इकोनॉमिक साइंस में 2019 में। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, यानी कि जो ग्लोबल पॉवर्टी है, यानी कि जो वैश्विक पॉवर्टी है, गरीबी है, उससे किस तरह से ऊपर उठाया जाए, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, उसके लिए जो उन्होंने काम किया, उनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो दैट्स इट। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। आप सारे पढ़ लीजिएगा, जितने भी आपकी ये चीज़ें हैं इसमें सब कवर कर लीजिएगा। फिर भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।